हेलो स्टूडेंट्स। रिक्शा का जो लाइफ साइकिल है वो अब हम लेते हैं। तो रिक्शा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कायिक जनन जो है वो भी रहता है अनुकूल परिस्थितियों में। तो पहले हम लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें कायिक जनन होता है। तो कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसके कई तरीके हैं। इसमें पहला जो है वो है थैलस की प्रगामी मृत्यु एवं गलन। इसमें क्या होता है कि जो थैलस होता है उसका जो प्रोग्रेसिव डेथ होती है, यानी कि जो थैलस है वो पुराना जो है वो डिके या गलता रहता है और आगे का जो बायफिड रीजन है वो जो है वो जीवित रहता है और वो शाखित रहता है आगे का। तो इसलिए एक में से दो निकल आते हैं। अब ये जो एपेक्स है, जो इसका शीर्ष है, वो दो होते हैं आगे के, तो वो दो थैलस बना लेते हैं। दूसरा प्रकार जो कायिक जनन का है वो है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। जैसे कि रिक्शा की कुछ जातियां हैं, जैसे रिक्शा फ्लूटेंस। इसमें जो निचली सतह है उसमें कुछ शाखाएं अलग से उत्पन्न होती हैं और मात्र थैलस से अलग होकर नया थैलस को विकसित कर देती हैं। तीसरा प्रकार जो है वो है इसमें जब कोई ऐसी दशा होती है जब अचानक से पानी की कमी आ जाती है, जैसे ड्राउट कंडीशंस होती हैं, तब इस दशा में थैलस जो है उसका जो एपेक्स है वो वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर शेष थैलस नष्ट हो जाता है और उससे जो है वो नया थैलस जो है वो दो बन जाते हैं। चौथा प्रकार है ट्यूबर के द्वारा। तो कुछ स्पीशीज़ जैसे कि रिक्शिया बल्बीफेरा, रिक्शिया डिस्कलर, इसके अंदर जो ट्यूबर है वो उत्पन्न होता है। ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये ज़्यादातर जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती, तब ये कायिक संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। ये जो है वो ट्यूबर कहलाती हैं और ये जो ट्यूबर है ये प्रतिकूल परिस्थिति में जो है वो सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, यानी कि डोरमेंट रहती हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो नए थैलस का निर्माण कर लेती हैं। पांचवा प्रकार है मूलाभास द्वारा। तो राइजॉइड्स जो हैं वो भी खंडित होकर जो है वो रिपीटेड डिवीजन से नया थैलस बनाने में सक्षम होते हैं। स्पेशली ये इसको देखा गया है रिक्शिया ग्लौका में। अब हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में जो है वो ये जो इसमें एंथ्रीडियम बनता है, जो मेल गैमीट है वो है एंथ्रीडियम, और फीमेल होता है इसमें कार्पोगोनियम। तो ये जो आर्किगोनियम जो है वो और एंथ्रीडियम ये उत्पन्न होते हैं। ये ज़्यादातर दोनों जो है वो थैलस में मिड रिब के एरिया में डेवलप होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो है, ये देखिए ये मिड रिब रीजन है इसका, है ना। इसमें बीच में जहाँ पे
स्टोरेज रीजन होता है, उधर की कुछ कोशिकाएं जो है वो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की उत्पत्ति करती हैं। जो तो एंथ्रीडियम जो है ये ज़्यादातर जो रिक्शिया है वो डायोशियस होता है, यानी कि एक मेल और फीमेल थैलस अलग होता है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं किस प्रकार एंथ्रीडियम या पुंधानी का निर्माण होता है। तो पुंधानी का जो विकास होता है ये थैलस की अपाक्ष सतह पर स्थित कुछ सुपरफिशियल कोशिकाएं, जिनको हम पृष्ठीय कोशिकाएं कहते हैं, उनके द्वारा होता है। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये जैसे हम लेते हैं इसको, यहाँ पे जैसे ये है, ये थैलस है, इसके अंदर ये जो है ये फिलामेंट्स है, इसके बीच में यहाँ ये जो कोशिका है इधर स्टोरेज रीजन की, ये डिवाइड करती हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बड़ी कोशिका बन जाती है इस प्रकार, जो और कोशिका से अलग होती है और कोशिका से भिन्न होती है। ये हम कह सकते हैं कि एंथ्रीडियल इनिशियल। अब ये विकसित होती है और विकसित होकर ये एक फिलामेंट बना लेती है इस प्रकार से कई, और इसको जो है बेसल सेल इसमें बनती है और ऊपर की तरफ एक आउटर सेल बनती है। फिर जो है इसमें एक फिलामेंट बन जाता है, उसमें नीचे की जो 3-4 कोशिकाएं हैं वो तो इसका स्टॉक सेल बनाती हैं ना, ये कुछ कोशिकाओं की स्टॉक सेल बनती है, और ऊपर की जो कोशिका है वो जो है प्राइमरी एंथ्रीडियल कोशिका कहलाती है। अब ये प्राइमरी एंथ्रीडियल कोशिका में जो है वो 4 कोश, पहले एक डिवीज़न होता है, फिर 4, इस प्रकार 4 कोशिका बनती है। फिर हर एक कोशिका उसके बाद फिर चारों में एक और डिवीज़न होता है, तो उससे 8 कोशिका का निर्माण होता है। जब ये 8 सेल स्टेज पे होती है, उसके बाद इसमें बाहर की तरफ पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, और पेरिक्लाइनल डिवीज़न से बाहर की तरफ जो है वो एक जैकेट सेल्स का निर्माण होता है। तो एक लेयर्ड जैकेट इसमें बनती है, एक लेयर्ड जैकेट इसमें बनती है, और अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। अब ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स है, ये इनको हम प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं भी कहते हैं। अब ये प्राइमरी जो ये एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये डिवाइड करती हैं, और हर एक में एक एंटीक्लाइनल या अपनतिक विभाजन होता है, और इससे जो है वो एंड्रोसाइट मदर सेल्स का निर्माण होता है, जिनको कहते हैं पूर्व पुमणु मात्र कोशिका। अब ये जैसे ये इस प्रकार इसमें होता है, अगर हम देखें तो कि जैसे ये है, इसमें बाहर की तरफ ये तो इसकी जैकेट लेयर बन गई है ना।
अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनमें बहुत सारे डिविजन्स हो गए। अब ये अंदर की जो कोशिका है, इसकी एक कोशिका हम लें अगर, जैसे ये एंड्रोसाइट सेल, एंड्रोगोनियल सेल्स है ना। तो एंड्रोगोनियल सेल्स में, हर एक एंड्रोगोनियल सेल्स में ये इस तरीके का एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती। इनको एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहलाते हैं। अब ये हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो है, इसमें से एक पुमणु या एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। और ये जो एंथ्रोजॉइड है ये इस प्रकार का होता है, जैसे अगर हम देखें तो ये ऐसा स्पाइरली कॉइल्ड होता है, इस प्रकार की संरचना होती है। और इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक इसमें न्यूक्लियस होता है। इस प्रकार की ये संरचना होती है। तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिससे कि एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो बनते हैं। जब ये पूरे तरह से विकसित हो जाते हैं तो ये जो इसकी जैकेट है एंथ्रीडियम की, वो फट जाती है और एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो पानी में रिलीज़ हो जाते हैं। अब क्योंकि ये जो रिक्शिया है वो डायोशियस है, तो दूसरा थैलस है जिसके अंदर आर्किगोनियम का निर्माण हो रहा है। तो अब ये आर्किगोनियम जो है वो कैसे बनता है, ये हम लेते हैं। आर्किगोनियम का भी डेवलप होने का स्थान जो है वो यही है कि स्टोरेज जो रीजन है उसके बीच में ये बनता है। तो स्त्रीधानी या आर्किगोनियम जो है वो भी थैलस की अपाक्ष सतह पर स्थित एक सुपरफिशियल सेल या पृष्ठीय कोशिका से होती है। ये कोशिका जो है वो स्त्रीदानी प्रारंभिक कोशिका या आर्किगोनियल इनिशियल कहलाती है। अब ये जो आर्किगोनियल इनिशियल है इसमें कई विभाजन होते हैं। तो अब इसका विभाजन को हम लेते हैं कि किस प्रकार होता है। तो पहले तो ये प्रारंभिक कोशिका बनी, इसके अंदर फिर दो में ये डिवाइड हो गई, ऊपर की आउटर सेल, नीचे की बेसल सेल, जैसे कि एंथ्रीडियम में था वैसे ही है। उसके बाद इसके अंदर अब ऊपर की जो कोशिका है आउटर सेल, उसमें डिवीजन होते हैं। तो सब लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है, फिर दूसरा होता है। तो इससे एक तो बीच की कोशिका, इसको प्राइमरी एक्सियल सेल कहते हैं। इसको कहते हैं प्राइमरी एक्सियल सेल। अब प्राइमरी एक्सियल सेल या प्राथमिक अक्षीय कोशिका, और इसके चारों तरफ जो है वो तीन पेरिफेरल कोशिका या परिधीय कोशिकाएं बनती हैं। तो अगर हम इसका टीएस देखें तो इस प्रकार हमको दिखेगा ऊपर से कि एक तो बीच की एक्सियल सेल और ये तीन कोशिका चारों तरफ, इस प्रकार की संरचना बनती है। अब जब ये बन गई उसके बाद ये जो एक्सियल सेल है इसमें ऊपर की तरफ एक कोशिका बनती है, इसको प्राइमरी कवर सेल कहते हैं। प्राइमरी कवर सेल जो है वो प्राथमिक आवरण कोशिका बनती है और बीच में ये जो है ये सेंट्रल सेल बनती है। बाहर की जो पेरिफेरल कोशिकाएं हैं वो उनमें भी डिविजन्स होते हैं और उससे नेक इनिशियल बनती है। तो ये जो बाहर की कोशिकाएं हैं ये तो नेक सेल्स बनाती हैं, और जो बीच की जो कोशिका है ये ऊपर वाली जो सबसे ऊपर है ये तो कवर सेल बना दिया इसने।
और नीचे की जो ये बीच में सेंट्रल कोशिका है, ये कई सेल्स बनाती है। तो इसमें जैसे कई सेल्स बन जाती हैं और इनमें से जो ऊपर वाली सेल्स हैं ये नेक कैनाल सेल्स कहलाती हैं। नेक कैनाल सेल्स या प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका कहलाती है। अब ये 6 बन जाती हैं नेक कैनाल सेल्स, तो 6 ग्रीवा नाल कोशिकाओं का निर्माण होता है और सबसे नीचे वाली जो कोशिका है उसको कहते हैं वेंटर कैनाल सेल या अंडा नाल कोशिका। अब ये जो अंडा नाल कोशिका है ये इसमें डिवीज़न होता है और इसमें एक ऊपर की तरफ वेंटर कैनाल सेल और एग सेल बनती है। तो एग सेल तो इसमें कितनी हुई 6। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर पूरा देखें मैच्योर आर्किगोनियम का तो इस प्रकार बनी है ना, जिसमें कि बाहर की तरफ जो है वो नेक सेल्स और नीचे की तरफ वेंटर सेल्स। तो आर्किगोनियम के मुख्य 2 भाग हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है ये तो कहलाता है नेक और नीचे वाला कहलाता है वेंटर स्ट्रक्चर और ऊपर नेक। अब ये जो बाहर की कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं नेक सेल्स, नीचे की ये जो बाहर की कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं वेंटर सेल्स और बीच में जो बनती हैं ये ऊपर वाली सबसे ये तो कवर सेल हो गई, बाकी की जो बीच में बन रही हैं ये नेक कैनाल सेल और फिर एक इसमें वेंटर कैनाल सेल और एक एग सेल। तो एग सेल एक बनी, वेंटर कैनाल और 6 जो है वो नेक कैनाल सेल्स बनी। अब जब ये मैच्योर होती है तो ये सारी जो कोशिकाएं हैं ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। केवल एक ये जो बीच की एग सेल है ये जीवित रहती है। तो अंड कोशिका जो है वो ही रहती है, बाकी जो इसमें वेंटर कैनाल सेल है वो भी लुप्त हो जाती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो एग सेल द्विगुणित हो जाती है, इसको हम जाइगोट कहते हैं। अब इसके बाद का जो परिवर्तन है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।